हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आपका स्वागत है स्टडी ऑन लर्न पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी है 2008। इसके सेक्शन 6 से लेके आखिरी हिस्से तक के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले का पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एक न्यू इनिशिएटिव लिया है इस लेक्चर को। इसमें मैं आपको PYQ एनालिसिस करवा रही हूँ कि पिछले प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं APFC यूपीएससी पे, APFC EPFO AO के, उसमें MCQs कहाँ से आते हैं, PYQ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, और पेयर एक्ट का कितना रोल रहता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेबर लॉ के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बेयर एक्ट के अलावा कहीं से नहीं आते। और इसके लिए मैं आपको PYQ एनालाइज करवाऊंगी, PYQ भी दिखाऊंगी आपको, प्लस केस लॉ भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। बट मेरी आपसे सिर्फ एक ही शिकायत है कि इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। मुझे आपका मोटिवेशन आपसे मोटिवेशन चाहिए। अगर आप वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मैं भी मोटिवेट होंगी और यूट्यूब भी मेरी वीडियो आगे तभी रिकमेंड करेगा जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। तो चलो, ये तो हुआ सेकेंडरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपका कि आपके डायरेक्ट अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे ना, वो सेक्शन 6 से लेकर उसके आखिरी हिस्से तक आपको मैं पूरा समझाऊंगी। और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कैसे बनता है, स्कीम के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, वर्कर का रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होता है, और एंड में इस एक्ट का प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो देखो, आप खुद सोचो, अगर लाखों अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं रखा, तो क्या वो पेंशन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसी गैप को इस एक्ट से भरने के लिए 6 से 17 तक के प्रोविजन लाए गए थे। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारी जर्नी सेक्शन 6 से, और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये एक्ट वर्कर की जिंदगी में क्या बदलने के लिए आया, क्यों ये एक्ट आया। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उनको भी देख लो। चलो, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी, ये तो आप भी पढ़ सकते हो, मेरा काम है आपको समझाना। सेक्शन 6 कहता है, जैसे सेंट्रल लेवल पर एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट पे अपने लेवल पर एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाती है स्टेट का, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो होते हैं आपके 28, ठीक है। 28। अब किस 28 में मेंबर कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि चेयर एक्स ऑफिशियो इसमें कौन होते हैं, ठीक है। स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में एक्स ऑफिशियो कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट से। चेयरपर्सन इसके एक्स ऑफिशियो होते हैं, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेबर, वो भी एक्स ऑफिशियो माने जाएंगे इसके। एंड इसमें 28 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें से 7 रिप्रेजेंट होते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर की तरफ से, 7 रिप्रेजेंट होते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, 2 रिप्रेजेंट होते हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो हमारी कंसर्न स्टेट है, जिस स्टेट में बन रहा है ये लॉ, इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से 2 मेंबर आते हैं, ठीक है। और 5 पर्सन आते हैं फ्रॉम सिविल सोसाइटी से, और 7 पर्सन जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब ये देखो, इनका पर्पस क्या होता है। इस स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का पर्पस होता है कि वर्कर की नीड्स को समझना, स्टेट लेवल स्कीम रिकमेंड करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कीपिंग देखना, ये इसका पर्पस होता है। अब इसका एग्जांपल ले लो। मान लो महाराष्ट्र ने अपने स्टेट बोर्ड के लिए
डोमेस्टिक वर्कर पेंशन स्कीम बनाई। तो इसका आइडिया भी बोर्ड से आया, ठीक है, ये मैंने आपको दिया एग्जाम्पल। अब मैं इसका आपको बताती हूँ केस लो कि इसमें कौन सा केस लो इसके लिए सूटेबल है। तो इसके लिए है, आप नोट डाउन कर लेना, दिल्ली दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड वर्सेस दिल्ली जल बोर्ड वर्सेस नेशनल नेशनल दिल्ली जल बोर्ड वर्सेस नेशनल, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने केस का? मैंने बताया दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड वर्सेस नेशनल कैंपेन डिग्निटी एंड राइट ऑफ सिविल एंड अलाइड वर्कर्स, 2011 का ये केस है। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था? इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, स्टेट को प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। और सेक्शन 6 ये उसी केस का हिस्सा है। आपको क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या बताया? स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 28। और मैंने आपको डिफाइन किया कि 7 मेंबर अनऑर्गेनाइज से आते हैं, 7 एम्प्लॉयर की तरफ से, 2 असेंबली की तरफ से कंसर्न स्टेट की जो होती है, 5 एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सोशल सिविल सोसाइटी, 7 फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर्सन। ठीक है, अब ये देखो, एंड अब ये भी पता होना चाहिए कि किस किस डिपार्टमेंट में से आते हैं। तो ये आते हैं फील्ड ऑफ लेबर वेलफेयर, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी आप अच्छे से करते जाना, और मैं आपको सारा बताऊंगी, डीपली बताऊंगी, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। ऐसे नहीं कि बेरक से पढ़ा रही हूँ तो एक लाइन कवर करी और फिर छोड़ दिया। अब ये देखो, इनकी जो मेंबर होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो पर्सन होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी एंड वुमेन। अच्छा, यहाँ पे देखो शेड्यूल कास्ट है, हाँ, और यहाँ पे ओबीसी नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर जब सेक्शन इससे पहले जो लेक्चर करवाया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसमें ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, आपको वो बताना है। ठीक है, इससे पहले वाले सेक्शन में। अब देखो, इनका टर्म कितना होता है? इनका टर्म होता है 3 साल। ठीक है, और इनकी मीटिंग कैसे होती है? इनकी मीटिंग होती है एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर। ठीक है, एंड चलो, अब ये क्या करते हैं? द स्टेट बोर्ड शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इनसे क्या क्या फंक्शन होते हैं? अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। ये रिकमेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को सूटेबल स्कीम, जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि स्कीम बना रहे हैं, ऊपर बताया, सूटेबल स्कीम रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को मैट्रिक में, एडमिनिस्ट्रेशन के मैट्रिक के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए करते हैं, किसको? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, और आपके जो प्रोग्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं वो देखते हैं, एक्सपेंडिचर रिव्यू करते हैं। ये सारे इनके फंक्शन होते हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसके एमसीक्यूज आए हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से आए। तो चलो, अब ये देखो, ये वाला एक एमसीक्यू है, मैं अभी आपको करवाती हूँ। पहले मैं आपको करवाऊंगी सेक्शन 7, क्योंकि ये वाला जो एमसीक्यू है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी ना, ये देखो, ये वाला, ये एएलसी एग्जाम 2023 में आया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो गूगल से पेपर डाउनलोड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 2023 के एग्जाम में एमसीक्यू आया भी था या मैंने ऐसे ही पेस्ट कर दिया है। ठीक है, चलो, अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7 देखते हैं, सेक्शन 7 में क्या कहा गया है। तो सेक्शन 7, फंडिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, अब ये देखो, अब सोचो बोर्ड ने कोई स्कीम बना ली, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, माइग्रेंट वर्कर के लिए हाउसिंग स्कीम बनाई है। अब लेकिन सवाल तो ये है ना कि हाउसिंग स्कीम बनाने से क्या होगा? उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए, तो पैसे कहाँ से आने चाहिए? तो उसके लिए अब हम इस सेक्शन को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, होली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट फंड करे, पार्टली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली फंडेड थ्रू कंट्रीब्यूशन collected from the beneficiary of the scheme of the employer as may prescribed by the state government। स्टेट ये पहला था कि मतलब पूरा पूरा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट फंड करे,
अब दूसरे में है स्टेट करें, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, प्लस वर्कर करें, प्लस एम्प्लॉयर, ये तीनों मिलकर फंड करें, ठीक है। अब आता है सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट में सीख फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल फंड के लिए हेल्प मांगे, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं हम, इसका एग्जांपल बताऊं। एग्जांपल है, केरला ने फिशरमैन, केरला में फिशरमैन बहुत ज्यादा होते हैं ना, उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई। अब उसका पैसा पार्शली वर्कर के कंट्रीब्यूशन से, पार्शली गवर्नमेंट फंडिंग से आया, ठीक है। अब इसका केस तो बताते हैं। अब ये देखो, इसका सेम यही क्वेश्चन इसी सेक्शन 7 पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैं भी जूम करके दिखाऊंगी, सेम वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। ये देखो सेम वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। एनी स्कीम नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट में भी फंडित, कैसे फंडित किया जाएगा ना, तो सेम वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, होली बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली थ्रू कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड फ्रॉम बेनिफिशियरी बाय बेनिफिशियरी असिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, क्योंकि ये सेक्शन मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, फिर एग्जाम्पल समझाया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब मैं आपको इसका केस लो बता देती हूँ। केस लो है इसका, नोट डाउन कर लो, पीपल पीपल पीपल्स यूनियन, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, स्कीम सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि स्कीम के लिए एक्चुअल फंडिंग होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 7 क्या करता है, ये सेक्शन 7 फंडिंग फ्रेमवर्क, फंडिंग फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है, मतलब डिसाइड करता है ना, ये कंपल्सरी करता है कि होनी चाहिए। केस लो भी मैं आपको बता रही हूँ, पीवाईक्यू एनालाइज भी करवा रही हूँ। आई होप, मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें एक लेक्चर में करवाई गई होंगी, अगर किसी ने करवाई है तो प्लीज आप मुझे भी बताना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 8। चलो सेक्शन नंबर 8 देखते हैं। सेक्शन नंबर 8 में क्या कहा गया है, रिकॉर्ड कीपिंग बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है, अगर पता ही ना हो कि वर्कर कितने हैं तो स्कीम का फायदा किसे दोगे आप, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये ड्यूटी दी गई है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग करे। कहाँ पर करेगा, ये देखो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रूरल एरिया में करेगा, ठीक है। और अर्बन एरिया में कौन करेगा, एमसीडी करेगा। अर्बन एरिया में अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि म्युनिसिपल बॉडीज भी कर सकती है, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो किसी जिले में 50,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अगर उनका नाम रजिस्टर में ही नहीं है तो पेंशन या इंश्योरेंस किसको दोगे, इसलिए इस स्कीम का बेनिफिट कौन लेगा, इसीलिए इसका रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। अब देखो, मैं इतना धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ, जब तक एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट नहीं करूंगी, आपको ऐसे स्टोरी की तरह नहीं बताऊंगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपको याद ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे, मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे केस लो भी कनेक्ट कर रही हूँ, पीवाईक्यू भी कनेक्ट कर रही हूँ और बता भी रही हूँ, तो ये आपको रिकॉल रहेगा। चलो अब इसका केस लो देखते हैं। इसका केस लो है इस वाले सेक्शन का, रिकॉर्ड कीपिंग वाले का, सेक्शन 8 का, बंधुआ बंधुआ
मुक्ति मोर्चा, ये केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया था कोर्ट ने? इस केस में कोर्ट ने कहा था बिना आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड के वेलफेयर सिर्फ कागज पर रह जाएगा, तो इसलिए ये सेक्शन 8 बना रिकॉर्ड कीपिंग वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 9 पे आते हैं, वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर। अब देखो, अब मान लो वर्कर को स्कीम के बारे में जानकारी ही नहीं है, तब क्या होगा? मतलब बहुत सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि क्या जानकारी है क्या नहीं है, तो उसका क्या बेनिफिट है? तो इसी के लिए वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर बने। उनका काम क्या था कि इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना, फाइलिंग कराना, एप्लीकेशन भरना, रजिस्ट्रेशन में हेल्प करना, ये था। अनऑर्गेनाइज वर्कर को असिस्ट करना, ठीक है, ये था। स्कीम में एनरोल करवाना, ये था। अब ये चलो एक एग्जांपल ले लो। मान लो रामू रामू एक माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, उसे अब चाहिए हेल्थ कार्ड, उसे हेल्थ कार्ड चाहिए। अब माइग्रेंट वर्कर है तो पढ़ा लिखा तो होगा नहीं ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो फैसिलिटेशन सेंटर ही उसे बताता है कि, ठीक है, उसे बताता है कि एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम चल रही है। उसमें तुम्हें कैसे रजिस्टर करना है और कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये काम होता है वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, गॉट इट। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, चैप्टर नंबर 5, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। चलो अब बात करते हैं, और सबसे जरूरी स्टेप, हमारा फंड भी कलेक्ट हो गया है ना, और रिकॉर्ड कीपिंग का भी सेक्शन बन गया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए ना। तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। देखो अब यहाँ पे मैंने कुछ जगह पे जैसे ही मेंशन किया है ना, क्यू, तो क्यू से मेरा मतलब है कि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया है। अब ये देखो, एवरी अनऑर्गेनाइज वर्कर शैल बी एलिजिबल, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए? 2 कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन देखते हैं, चलो। एक तो एज 14 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, 14 ईयर होनी चाहिए, और सेल्फ डिक्लेरेशन उसने दी हो कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है। ऐसा ना हो कि कोई भी आए और फॉर्म दे दे, कह दे कि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर का सेक्टर है, लेकिन वहाँ पे उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। Every eligible unorganized worker shall make an application in the prescribed form to district administration for registration। और वो जो उसकी एप्लीकेशन बनेगी ना, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनेगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया है, ठीक है। और वो हर अनऑर्गेनाइज वर्कर रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए तो, और उसे एक आईडी कार्ड इश्यू होना चाहिए, ठीक है, इसके थ्रू बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। और विच शैल बी स्मार्ट कार्ड कैरिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसके साथ होना चाहिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वो शैल बी पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए? इफ ए स्कीम रिक्वायर रजिस्टर अनऑर्गेनाइज वर्कर टू मेक ए कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर कोई कंट्रीब्यूशन मांग रही है, ठीक है, तो उसको उसमें उसका पेमेंट का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो, वर्कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्म देगा, ये मैं प्रोसेस बता रही हूँ। प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मैंने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किया है, मैं एचआर थी वहाँ पे, तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉय भी हायर होते थे। तो उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। उसमें जो वर्कर होते हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्म देता है, ठीक है, फिर उसे मिलता है स्मार्ट कार्ड विद यूनिक आईडी। और वर्कर कंट्रीब्यूशन वाली स्कीम में बेनिफिट तभी मिलेगा अगर कंट्रीब्यूशन जमा होता है।
फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। शंकर, एक एम्प्लॉय, उसका नाम है शंकर। वो एक हैंडलूम वर्कर है। उसने फॉर्म भरा और उसे स्मार्ट कार्ड मिल गया। अब उसे पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम दोनों वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका केस लो बताऊं। चलो अब आते हैं, हमारी बारी आ गई केस लो बताने की। तो इसका केस लो है, देखो मैं हर सेक्शन के साथ केस लो बता रही हूँ। ठीक है, चलो केस लो देखते हैं। यूनि यूनिकेशनल यूनिकेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, और रजिस्ट्रेशन इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलिटी में चेंज करता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो सीधा सा एग्जांपल ही दे देती हूँ, इतना टफ नहीं है ये सेक्शन। कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और वर्कर को बेनिफिट नहीं दे रही है, तो उन्हें डायरेक्शन कौन देगा? ऑब्वियसली सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, किसको देगी? नेशनल बोर्ड को देगी, और स्टेट बोर्ड ऑफ उसके स्टेट को देगी। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में वैकेंसीज extra not to invalidate proceeding. No proceeding of the national board or any state board shall be invalid on the ground merely of the existence any vacancy or defeat in the constitution national board. ठीक है, इसमें सेक्शन 12 में क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर स्टेट बोर्ड के 28 मेंबर, जैसे एक स्टेट बोर्ड में है उसमें 28 मेंबर है, 28 ही बताए थे ना मैंने। ठीक है, 28 मेंबर है। 28 मेंबर की जगह 25 ही हैं। ठीक है, 25 ही हैं, तब भी उनके डिसीजन वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, वैलिड माने जाएंगे। वैकेंसी का बहाना बनाकर कोई स्कीम नहीं रोक सकते। ये कह रहा है कि देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सुनो। स्टेट बोर्ड में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 28। ठीक है, अब स्टेट बोर्ड में 28 मेंबर ना होके वहां पे ओनली 25 मेंबर हैं। तो अब ये 25 मेंबर ये नहीं कह सकते कि हम पूरे 28 तो है नहीं, तो हम वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये बहाना नहीं चलेगा। अगर उस टाइम पे वेलफेयर स्कीम में 25 मेंबर हैं, तो वो 25 मेंबर भी वेलफेयर स्कीम चलाएंगे। ठीक है, रोकेंगे नहीं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 13। इसमें कोई केस लो नहीं है। जहां जहां केस लो होगा वो मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इतने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में। ठीक है, केस सेक्शन 13 और 14 मैं आपको दोनों एक साथ बताती हूँ। ठीक है, पावर टू मेक रूल बाय स्टेट गवर्नमेंट और पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैं आपको दोनों एक साथ बताती हूँ क्योंकि दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, अब ये देखो सेक्शन 13 में क्या कहता है। अब ये देखो हमारा क्या क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा होगा, है ना, अलाउंसेस कैसे होंगे। पर ये रूल डिसाइड कौन करेगा? अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंटर अपने रूल बनाएगा। ठीक है, सेंटर अपने रूल बनाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट है सेक्शन 14 में, तो स्टेट अपने रूल बनाएगा। इसमें यही कहा गया है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 15, लेइंग ऑफ रूल्स। अब इतना बड़ा पढ़ने का क्या बेनिफिट? ठीक है, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। लेइंग ऑफ रूल्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, लेइंग ऑफ रूल्स का मीनिंग क्या है? देखो, एवरी रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी रूल होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, ठीक है, जो भी रूल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कितने दिन में? कम से कम 30 डेज में। ये कहाँ रखे जाएंगे? पार्लियामेंट के सेशन में रखे जाएंगे। ये 1 और 2 सेशन जो होते हैं उनके, पार्लियामेंट के या मल्टीपल सेशन होते हैं वहां रखे जाएंगे।
अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों एग्री करते हैं, ठीक है, कि रूल में बदलाव होना चाहिए तो बदलाव होगा, और अगर कहते हैं कि रूल को कैंसिल करना है तो रूल इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस में पहले जो काम उस रूल के बेसिस पे हो चुका है ना, मतलब जैसे मान लो कि पहले कोई काम इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो चुका है तो वो वैलिड रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर एक्ट बदल गया, रूल बदल गए तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स भी इसी तरह स्टेट लेजिस्लेशन में रखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 ऊपर वाला लेइंग ऑफ रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बताया गया है और 2 में स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर, इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, सेक्शन नंबर 15 का। चलो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, सबका दिया है तो इसका भी दे देती हूँ, और इसका केस लो भी मैं बता देती हूँ, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, कोई जजमेंट आए वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल ले लो आप। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि अनऑर्गेनाइज वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1,000 रुपये फीस देनी होगी। ठीक है, और अगर ये पार्लियामेंट के सामने रखा और एमपी ने बोला कि भाई गरीब वर्कर से तुम 1,000 रुपये कैसे लोगे, तो ये अनफेयर है ना, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, इस रूल को मॉडिफाई और रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 15 एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, आपको ये समझ में आ गया होगा है ना, कि सेक्शन 15 सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, जिसके रूल हमेशा फेयर रहते हैं। ठीक है, अब इसका एक केस लो दे लेते हैं। देखो डायरेक्टली इस सेक्शन पर कोई लैंडमार्क केस नहीं है, लेकिन जर्नल प्रिंसिपल पर कई जजमेंट आए, वो जजमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक बताती हूँ मैं आपको। एक था, कौन सा बताऊँ, सुनो बताती हूँ। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी वर्सेस शालीमार शालीमार केमिकल वर्क। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि जब कोर्ट ने ये कहा था कि जब एक्ट में रूल को लेजिस्लेचर के सामने रखने का प्रोविजन है, तो लेजिस्लेचर की स्क्रूटनी रूल की वैलिडिटी बहुत जरूरी है, सिर्फ ये कहा गया। और एक एक केस था स्टेट ऑफ टीएन वर्सेस पी कृष्णामूर्ति का, उसमें ये कहा गया था कि कोर्ट ने कहा था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी रूल को कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है तो वो एक्ट उसकी सीमा से बाहर है या आर्बिट्री है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो सेक्शन 15 क्या है, सेक्शन 15 हमें ये देता है इस एक्ट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ऐसा समझो कि एक्ट एक घर है, पार्लियामेंट उसका मालिक है, रूल उसके अंदर का फर्नीचर है, और अगर कोई गलत फर्नीचर रख दिया है तो मालिक को पूरा हक है उसे बदलने का। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सेक्शन 16 और सेक्शन 17। ठीक है, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 देखते हैं। चलो सेक्शन 16 सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ। देखो मैंने ऊपर वाले सेक्शन में आपको बताया था कि अगर पहले कोई रूल बना हुआ है और लॉ चेंज हो जाता है तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो सेक्शन 16 वही कह रहा है कि अगर किसी स्टेट में पहले से कोई लॉ है जो वो वर्कर को ज्यादा फायदा दे रहा है ना, तो वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि एग्जाम्पल जैसे तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड है, तो वो लोग कंटिन्यू रहेगा। और ठीक है, ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट सिर्फ मिनिमम गारंटी है कि आप उसकी स्कीम को एप्लीकेबल रख सकते हो। अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 17, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। बहुत सिंपल है, अगर मान लो एक्ट इम्प्लीमेंट करते टाइम कोई प्रैक्टिकल दिक्कत आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गजेट में, ठीक है, ऑफिशियल गजेट में 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक ऑर्डर जारी कर सकते उसको क्लियर कर सकती है। ठीक है, ये आपके हो गए सेक्शन 17 तक कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये देखो इसमें कौन कौन से शेड्यूल्स आते हैं।
अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कि शेड्यूल 1 में कौन कौन सी स्कीम्स इसमें आती हैं। ये 10 स्कीम इसमें आती हैं। अब यही क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया हुआ है, ईओ एओ के एग्जाम में आया हुआ है। चलो ये देखते हैं। ये देखो 2023 में ये आया हुआ है। देखो आप क्वेश्चन देख लो। देखो बेयर की एक एक लाइन, वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अब ये देखो, अब आप ही इसका आंसर बताना। देखो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी स्कीम इसमें नहीं आती। चलो अब आप ही बताओ। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये है। हाँ ये है, तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे तो नहीं पूछा कि कौन सी नहीं आ रही। जनश्री बीमा योजना आ रही है इसमें, जनश्री बीमा योजना ढूंढो। देखो ये आ रही है, ये भी इसमें है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रही है 10 में? देखो आप, नहीं। तो हमारा आंसर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ये लाइन अगर आपने ये बैरक अच्छे से पढ़ा, ठीक है, ये आपको याद होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि शेड्यूल 1 में कौन कौन सी स्कीम आ रही है, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ये मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना। ये एक्ट आपका यहीं फिनिश होता है ये। ठीक है, अब एक, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है। शेड्यूल 2 में क्या क्या आता है? सॉरी ये क्वेश्चन रह गया था। शेड्यूल 2 में कौन कौन से एक्ट आते हैं? ठीक है, शेड्यूल 2 में ये वाले एक्ट आते हैं, 6 एक्ट दिए हुए हैं। और इसका भी देखो ये क्वेश्चन एएलसी में आया हुआ है। तो चलो देखते हैं। एज पर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी, इसमें भी यही पूछ रहा है कि कौन सा कवर नहीं करता। आईडी नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ईएसआई नहीं करता, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी नहीं करता। तो देखो हम यहाँ से मैच करते हैं। शेड्यूल 2 में देखो आईडी कर रहा है, आईडी है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, तो यही इसका आंसर हो गया। ईएसआई है, देखो ईएसआई है, एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी है ये भी। तो देखो बेयर एक्ट से ही इन्होंने कॉपी पेस्ट किए हैं। आप सीक्वेंस भी देख लो, सीक्वेंस भी इनके सेम है। देखो पहले इन्होंने आईडी है, यहाँ पर भी आईडी है, फिर इन्होंने ये एक ऑप्शन के लिए जगह छोड़ी, फिर इन्होंने लिखा एम्प्लॉय, फिर इन्होंने लिखा एम्प्लॉय, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी। तो देखो लेबर लॉ इतना टफ नहीं है। लेबर लॉ से आप एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया। ठीक है, मैंने बेयर एक्ट बहुत अच्छे से कवर करवाया है। ठीक है, और मैं पीवाई को एनालिसिस भी आपको करवा चुकी हूँ। अब ये देख लो आपको मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, 1 2। ठीक है, इसी एक्ट के मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, 3 और देखते हैं, 4 5 6 7, यानी कि आपके एक एक्ट से, ठीक है, एक बेयर एक्ट से आपके 7 क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, सीधे सीधे 14 नंबर, 14 मार्क्स के। तो अब आप सोचो बेयर एक्ट की कितनी वैल्यू है। पर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें बेयर एक्ट नहीं पढ़ना। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इजी से इजी वे में आपको करवाऊं। अब आप मुझे कमेंट करो कि नेक्स्ट बेयर एक्ट और पीवाईक्यू एनालिसिस आपको किस एक्ट का चाहिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए लाऊंगी। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। और लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू गाइस।